गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक जो चल रहा है जो चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, इसमें मैंने आपको इसकी पृष्ठभूमि के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और शीत युद्ध के दौर की महत्वपूर्ण जो घटना है, जो क्यूबा मिसाइल संकट है, वो भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ। देखिए, आज मैं आपके साथ कुछ वर्बली डिस्कस करने वाली हूँ कि किस तरह की चीज़ें क्या क्या हैं। एक सार के रूप में मैं आपको ये आपसे बात करने वाली हूँ, शीत युद्ध क्या है। ठीक है, देखिए, समकालीन विश्व राजनीति के अंदर शीत युद्ध एक ऐसी घटना रही जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से शुरू हुई और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में हुई। ठीक है ना, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945 में द्वितीय विश्व की समाप्ति हो गई और उसी से शुरू हुआ शीत युद्ध का दौर। आप देखिए कि 1900 हमने कहा कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1918 में 1914 से 1918 में हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से लेकर 1945 तक में हुआ। लेकिन किन किन के बीच में हुआ, ये देखिए, दो गुट पूरे विश्व में बटे हुए थे। एक थे मित्र राष्ट्रों के अंदर आप इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि पूरा विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध के अंदर। और दो गुट कौन कौन से थे? मित्र राष्ट्र और दूसरे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और इनके अंडर जो इनके सपोर्टर कंट्रीज आती थी छोटी छोटी, वो सब इनके अंदर थे। ठीक है, अब आते हैं धुरी राष्ट्र कौन से थे? जर्मनी, इटली, जापान, जो कि यूरोपीय राष्ट्र का ग्रुप था। तो ये धुरी राष्ट्र, इनके बीच में वैचारिक मतभेदों को लेकर के, वर्चस्व को लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो अमेरिका है और सोवियत संघ है, ये दोनों एक साथ थे। फिर कैसी घटना घटित हुई कि ये दोनों आगे इन दोनों के बीच में ही शीत युद्ध हुआ। इन दोनों के बीच में शीत युद्ध हुआ। तो ये क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 में शीत युद्ध समाप्त हो गया और शीत युद्ध प्रारंभ। आपको मैंने पहले बताया कि शीत युद्ध जो था वो जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 दिसंबर 1945 को हिरोशिमा पर और 9 दिसंबर 1945 को अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर जब बम गिराए गए, उससे ये समाप्त हुआ। तो ये देखिए कि जो जापान था वो समर्पण करने वाला था अमेरिका को। जापान अमेरिका पर समर्पण करने वाला था, सरेंडर करने वाला था। फिर भी अमेरिका ने इस पर बम क्यों गिराए? और उन दो बमों के नाम थे, जो कूटनीतिक नाम थे, वो लिटिल बॉय और फैट मैन। लिटिल बॉय और फैट मैन के नाम से उन्होंने बम गिरा दिया। ठीक है ना, दोनों शहर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। क्यों किया अमेरिका ने? कि पूरा विश्व जब द्वितीय विश्व समाप्त हो जाए तो महाशक्ति के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए किसके हाथों में पावर रहेगी? पूरी ध्रुवी तीन राष्ट्रों की बनी रहेगी। इसलिए इसने ऐसा किया और जैसे समाप्त हुआ, ये जर्मनी और जापान हार चुके थे, युद्ध हार गए। अब जो अन्य देश थे वो भी युद्ध की समाप्ति की जो झेला, उन्होंने उस त्रासदी को झेल रहे थे। दो महाशक्तियां उभर कर आई, सोवियत अमेरिका और सोवियत संघ, जिनको मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब शीत युद्ध इन दोनों के बीच में स्टार्ट हुआ, क्योंकि दोनों ही महाशक्तियां अपने अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा परमाणविक शक्तियों का परीक्षण कर चुकी थी। अब क्या हुआ कि इन दोनों महाशक्तियों ने एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। ऐसी घटनाएं घटी, जैसा कि हमने क्यूबा मिसाइल संकट भी पढ़ा था। अब इसमें लेकिन कभी भी शीत युद्ध जो था
वो कभी भी सीधे युद्ध की स्थिति में नहीं आ पाया। इसका क्या कारण था? इसके देखिए कि दोनों ही महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ ये बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि अगर एक ने हमला किया, दूसरे पर हमला किया, तो जिस पर हमला किया है ना उसके पास फिर भी इतने हथियार बच जाएंगे कि वो वापस हमला कर करके उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दे। इतने ज़्यादा इनके पास हथियार, शस्त्र इत्यादि थे, वो भी प्रमाणिक। ठीक है, इस भय से दोनों ही गुट आमने सामने युद्ध की स्थिति में नहीं आना चाहते थे ताकि ऐसी विध्वंसकारी स्थिति उत्पन्न हो। इस भय ने, इस डर ने इन चीज़ों को रोका रखा, तृतीय विश्व युद्ध को रोके रखा। ठीक है ना, इसको कहते हैं अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। अवरोध और संतुलन का सिद्धांत यानी रोकना और संतुलन बनाए रखना। किस बात में, किस सोचने? दोनों ही गुट, दोनों ही महाशक्तियां अपने अपने स्तर पर इतनी ज़्यादा डेवलप थी, इतनी ज़्यादा विकसित थी परम हथियारों के मामले में कि आपको लगता था अगर किसी ने आक्रमण कर दिया, दोनों ही जानते थे कि अगर किसी ने आक्रमण किया भी तो दूसरे के पास इतने हथियार बच जाएंगे कि वो उसको वापस हमला करके अगर नष्ट भी कर दिया ना अपने स्तर पर, तो भी इतने बच जाएंगे कि वो वापस करके पूरे नष्ट कर सकता है और पूरी दुनिया में इसका विध्वंस देखा जा सकता है। इसलिए दोनों ही महाशक्तियां सीधे युद्ध की स्थिति से बची रही और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए एक दूसरे के खिलाफ एक कागजी, वैचारिक, प्रचारात्मक युद्ध की स्थिति रही। इस युद्ध की तासीर ठंडी रही। ठंडी इसलिए क्योंकि डायरेक्ट कभी भी युद्ध नहीं हुआ। अवरोध और संतुलन की थ्योरी जो सिद्धांत काम करता है वो यही था कि जब किसी सामने वाले को ये पता होती है ना बच्चों, बात पता होती है कि मैंने इसको मारा तो ये भी मुझे मारेगा, फिर भी ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है, तो वो हमला करने से डरता है। तो दोनों ही महाशक्तियाँ इसी तरह की सोच इनकी थी, तो इन्होंने इसीलिए एक दूसरे पर डायरेक्ट हथियारों से हमला नहीं किया। इसलिए इस युद्ध की जो शीत युद्ध है, इस युद्ध की तासीर, इसका नेचर कैसा रहा? कोल्ड रहा। इसलिए इसको कहते हैं शीत युद्ध। ठीक है, और यह शीत युद्ध 1945 से चलता रहा। 1962 की घटना मैंने क्यूबा मिसाइल संकट आपको क्लियर की। इन दोनों ही गुटों ने अपने अपने सैनिक संगठन बनाने शुरू कर दिए जो कि अपने अपने ग्रुप में के लिए किसी सामने वाले विरोधी गुट से रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। सैनिक संगठन बनाए गए थे इन्होंने। लेकिन आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है दिमाग में कि मैडम पूरे विश्व में ये बात करती भारत कहाँ था? आपको याद होगा कि गांधी जी के आह्वान पर भारत ब्रिटेन की तरफ से, क्योंकि हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे, हम क्या थे? हम ब्रिटेन के उपनिवेश थे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे यहाँ पर अधिकार था, तो हम ब्रिटेन की तरफ से भारतीय लोग, भारत इसमें शामिल हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने हमें ये आश्वासन दिया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, कि अगर हमारे गांधी जी से कहा था, प्रॉमिस लिया था कि अगर भारत हमारी तरफ से युद्ध में शामिल होगा तो हम जैसे ही युद्ध समाप्त होगा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देंगे। इस वजह से हम लड़े और हम तो उस समय से हमें स्वतंत्रता मिली ही नहीं थी। एशियाई जो राष्ट्र थे कई सारे, वो सब इसके अंदर शामिल थे। तो ये एक इस तरह से ये युद्ध स्टार्ट हो गया, शीत युद्ध का दौर कहलाया बच्चों। और यहाँ से शुरू होता है दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। ठीक है, यहाँ से क्या प्रारंभ होगा? दो ध्रुवीय विश्व का प्रारंभ। पूरा विश्व किन ध्रुवों पे घूमेगा? एक यूएसए, दूसरा यूएसएसआर, अमेरिका और विश्व। और दो ध्रुवों की बात अब निरंतर करते रहेंगे क्योंकि आपको पता है 1945 से लेकर 1991 तक का जो दौर था वो शीत युद्ध का ही दौर था। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आज आपके लिए थोड़ी सी वर्बली इस पर बात करी है। ठीक है, आप इसे समझिए। अगर ये चीज़ें हैं जो बताई है कि मित्र राष्ट्र, ध्रुवीय राष्ट्र 1945 में जो समाप्त हुआ, तो ये सारी एक तरह से मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं एक स्टोरी के रूप में मैं आपके सामने रखना चाहती थी कि क्या
किस तरह से विश्व युद्ध का जो स्वरूप है वो शीत रहा, ठीक है ना। तृतीय विश्व युद्ध डायरेक्ट स्थिति में